आज हम डेविस के स्थलाकृतियों से संबंधित सिद्धांत पर चर्चा करेंगे। टुडे आई विल टॉक ऑन द थियरी ऑफ W.M. डेविस ऑन डेवलपमेंट ऑफ लैंडस्केप्स। सामान्य रूप में अगर ये पूछा जाता है कि डेविस का सिद्धांत क्या है, तो तुरंत जवाब देते हैं लोग अपर्दन चक्र, या और थोड़ा विशेष में जाएंगे तो कहेंगे भौगोलिक चक्र, क्योंकि विलियम मॉरिस डेविस ने भौगोलिक चक्र के नाम से ही एक लेख लिखा था, जिसमें अपने विचारों को व्यक्त किया था। डेविस महोदय ने संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू हैम्पशायर और न्यू इंग्लैंड प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों का अध्ययन करने के बाद अपने सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। उनका सिद्धांत है क्या? तो डेविस का सिद्धांत है समय के परिवेश में स्थलाकृतियों में क्रमानुगत परिवर्तन, और ये परिवर्तन एक निर्दिष्ट दिशा की तरफ उन्मुख होता है, अर्थात पेनीप्लेन की प्राप्ति की ओर उन्मुख होता है। डेविस मेन थियरी इज there are sequential changes in landform through time, ending into a featureless plain which he called peneplain। ये डेविस महोदय का सिद्धांत है, और इस सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए उन्होंने एक मॉडल प्रस्तुत किया, जिसको हम आप सभी लोग सामान्य रूप में भौगोलिक चक्र या अपर्दन चक्र के रूप में हम जानते हैं। अब देखिए, समय के परिवेश में क्रमानुगत परिवर्तन, जब प्रारंभिक अवस्था होती है अपर्दन चक्र की, उस समय नदियां डाउनवर्ड इरोजन, निम्नवर्ती अपर्दन अधिक कहती हैं, यानी वैली डीपनिंग इज मोर इम्पोर्टेंट, जिस कारण गहरी और तंग घाटियों का निर्माण होता है, और घाटियों के किनारे उत्तल ढाल कॉन्वेक्स स्लोप वाले होते हैं। तो कॉन्वेक्स यानी वी आकार, अंग्रेजी के वी आकार की घाटियां ये बनती हैं, जिनको हम गार्ज कहते हैं, और लंबाई में अधिक ये फैला होता है अगर, तो उसको हम कैनियन कहते हैं। जैसे अलकनंदा नदी का कैनियन देवप्रयाग से लेकर चला गया है बद्रीनाथ तक। अब मैं इसके किनारे किनारे भी गया हूं पूरा का पूरा, और जब धीरे धीरे समय आगे बढ़ने लगता है तो नदी की अपर्दन क्षमता घटने लगती है। क्यों? क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में नदी का जलमार्ग ढाल बहुत तेज होता है, उसमें जो जल प्रवाह होता है उसमें गति अधिक होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी अधिक होने के कारण डाउनवर्ड इरोजन अधिक होता है। अब नदी धीरे धीरे थोड़ा सा अपने घाटी को चौड़ा, समय के साथ चौड़ा करना प्रारंभ करती है, वैली वाइडनिंग। और इस समय अब कौन इरोजन होता है? लैटरल इरोजन कहते हैं, पार्श्ववर्ती अपर्दन। तो नदी अपनी घाटी को कम गहरा करती है, चौड़ा अधिक करती है, इसलिए नदी चौड़ी चौड़ी घाटियों से होकर प्रवाहित होती है, और इसके कारण जो है चैनल मार्ग जो है उसका ढाल कम होता चला जाता है। विद द मार्च ऑफ टाइम द चैनल ग्रेडियंट becomes lower and lower, and therefore the velocity of the river also decreases,
and therefore the transporting capacity of the river also decreases. इसलिए डाउनवर्ड इरोजन, वर्टिकल इरोजन कम होता है, वैली डीपनिंग कम होती है और लैटरल इरोजन या वैली वाइडनिंग अधिक होती है। और नदी जो है घुमावदार मार्गों से प्रवाहित होती है। देखिए, प्रारंभिक अवस्था में भी नदी में घुमाव पाए जाते हैं, मेंडर्स पाए जाते हैं, लेकिन वो मेंडर जो होते हैं हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर के कारण नहीं होते हैं, वो टोपोग्राफिक फैक्टर के कारण होते हैं, यानी जॉइंट्स, लिनामेंट, फॉल्ट इत्यादि इत्यादि। जैसे चाइना में यांग टीसीक्यांग का बिग बेंड जो है वो एकदम माउंटेनस एरिया में है और दैट इज वेरी फेमस बेंड ऑफ यांग टीसीक्यांग रिवर। तो इस तरह से जब नदी इस अवस्था में अपने आती है प्रौढ़ावस्था में, तब वो मेंडर बनाती हुई चलती है घुमावदार मार्गों से। और इसके लिए कि कहाँ पे टोपोग्राफिक फैक्टर डोमिनेंट है, कहाँ पर हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर प्रभावित है, यह जानने के लिए टीएसआई और एचएसआई इंडिसेस निकालनी पड़ती हैं। टोपोग्राफिक सिनवासिटी इंडेक्स और हाइड्रोलॉजिकल सिनवासिटी इंडेक्स। अब तो मार्फोमेट्री पढ़ाना बंद कर दिया है लोगों ने, अन्यथा मार्फोमेट्री वाले चैप्टर में हमारे पुस्तक में जाएंगे जियोमॉर्फोलॉजी या भूआकृति विज्ञान में, तो ये टीएसआई एचएसआई निकालने का फार्मूला दिया होगा। तो इस तरह से जब टीएसआई 60% से ज़्यादा होती है, तब उसमें जो है मेंडरिंग जो हुई है नदी की वो टोपोग्राफिकल फैक्टर्स के कारण है। और एचएसआई अगर 60% से ज़्यादा होती है, तब वो मेंडरिंग नदी की जो है हाइड्रोलॉजिकल फैक्टर से होती है। अब समय के साथ साथ उच्चावच का अपर्दन होता चला जाता है, चैनल ग्रेडियंट कम होता जाता है, तो नदी की वर्टिकल करने की क्षमता घटती जाती है और नदी फैल कर प्रवाहित होती है और अंततः आते आते जो है स्थलाकृतियां जो है आकृति विहीन हो जाती हैं और एक ऑलमोस्ट फ्लैट सरफेस बन जाती है, जिसको डेविस ने पेनी प्लेन नाम दिया है। और इसकी पहचान होती है इसके ऊपर, सतह के ऊपर कड़ी चट्टानों की जो पहाड़ियां होती हैं वो अपर्दन से बच जाती हैं, वो सामान्य सतह से ऊपर उठी हुई दिखाई पड़ती हैं। इनका नाम डेविस ने मोनाडनाक दिया है। मोनाडनाक प्रॉपर नाउन है, ये इंग्लिश वर्ड नहीं है। ये न्यू हैम्पशायर में जो पहाड़ियां सामान्य सतह से ऊपर उठी हुई हैं, उनका नाम ही मोनाडनाक है। तो ये जान ले, वहीं से ये मोनाडनाक डेविस ने पिकअप किया है। और अपर्दन चक्र के अंत में जो समप्राय मैदान पेनी प्लेन बनता है, उसके ऊपर जो अपर्दन से बच गई अवशिष्ट पहाड़ियां होती हैं, उनको मोनाडनाक कहते हैं। और इनका आकार कैसा होता है? कॉन्वेक्सो कॉनकेव। शीर्ष इनका उत्तल ढाल वाला होता है, कॉन्वेक्स होता है, और साइड इसके चारों तरफ के कॉनकेव होते हैं, अवतल होते हैं। ये कॉन्वेक्सो कॉनकेव हिल्स होती हैं जो मोनाडनाक। इसीलिए देखिए अब तो कम हो गया है मेरा कहीं आना जाना, लेकिन अब भी जो हमसे मेरी पुस्तक पर ऑटोग्राफ और कुछ लिखने के लिए कहता है, तो हम उनको बताया ना कि मैं जियोमॉर्फोलॉजी कह लीजिए या ज्योग्राफी में सांस लेता हूँ, ज्योग्राफी खाता हूँ, ज्योग्राफी पीता हूँ, ज्योग्राफी सोता हूँ, ज्योग्राफी ड्रीम करता हूँ, इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से मैं जियोमॉर्फोलॉजिकल आशीर्वाद देता हूँ। कैसे? प्रोजेक्ट इन योर फ्यूचर वॉक ऑफ लाइफ
like one of division monadnath। आप अपने आगामी जीवन में उसी तरह से ऊपर उठे जिस तरह से डेविस का पेनी प्लेन के ऊपर उनका मोनाड नाक ऊपर उठा रहता है। तो मोनाड नाक तो सारी बाधाओं से बच गया है एकदम ना, सारी बाधाओं से मतलब जो है अपर्दन की सारी क्रियाओं से बच के वो सतह के ऊपर है। वैसे ही आपको ये बाधाएं आपके मार्ग में आने वाली आपको विचलित न कर सकें, सबको पार करके एकदम जो है सिरमौर की तरह ऊपर उठे रहे, ये मैं आशीर्वाद देता हूँ। तो डेविस का ये मूल सिद्धांत है। अगर आप हमारी भौतिक भूगोल का स्वरूप पुस्तक पढ़ते होंगे या भूआकृति विज्ञान पढ़ते होंगे तो जो चैप्टर दिया है भूआकृति विज्ञान में कि स्थलाकृतियों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत, उसमें ये सभी सिद्धांतों के संदर्भ तंत्रों और उनके आधारों की व्याख्या की गई है। तो भौतिक भूगोल का स्वरूप अगर पढ़ेंगे तो उसमें ये डेविस का इस रूप में मिलेगा सिद्धांत, जिस रूप में मैंने अभी आपको बताया।